जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हम हर हफ्ते नर्सिंग असिस्टेंट का पूरे कंप्लीट 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, तो आज भी हम क्या करेंगे, तो आज भी हम नर्सिंग असिस्टेंट का टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सभी पढ़ाई करते हैं, सभी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करता है उसका ही सिलेक्शन पक्का होता ही होता है। टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपकी एनालिसिस हो जाती है, कुछ छूट गया हो तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। तो इसलिए टेस्ट पेपर सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना एग्जाम से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, आज का जो टेस्ट पेपर है नर्सिंग असिस्टेंट का, हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टूडेंट, पहला पोर्शन है जनरल नॉलेज का। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, आप सोचते हो कि मैथ्स, फिजिक्स और जनरल नॉलेज को मैं छोड़ दूं, बायो और केमिस्ट्री कर लूं तो ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मेरिट में आने के लिए आपका जनरल नॉलेज और फिजिक्स और मैथ्स ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरिट में आना तो इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन जीके, फिजिक्स और मैथ्स इन पे भी ध्यान दीजिएगा अगर आपको मेरिट में आना है तो। चलिए, तो जीके का पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो पंजाब में ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी डेट याद रख लीजिएगा, 1919 में। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो किसने दिया था आदेश? स्टूडेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये पूछा गया था, लखनऊ एएमसी का एग्जाम हुआ था 2019 में, जनरल डायर। तो हाँ, जिन्होंने आंसर बी टिक किया उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आयकर अधिनियम कब का है? व्हेन इज द इनकम टैक्स एक्ट? कब का है स्टूडेंट? ये भी नर्सिंग असिस्टेंट का जो अभी रिसेंट 25 अप्रैल को एग्जाम हुआ, 2023 25 अप्रैल को एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आयकर अधिनियम कब का है स्टूडेंट? 1961 का है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये कब लागू किया गया था। तो बना तो 1961 में था, लेकिन लागू कब किया गया था? 1962 में। तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्रभागा तट किस राज्य में स्थित है? चंद्रभागा बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये भी 25 अप्रैल 2023 को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चंद्रभागा तट कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? उड़ीसा में। चलिए, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और लागू हुआ था, अडॉप्ट किया था हमने 1960 में 26 जनवरी को, तब इसमें कुल कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि जब ये लागू किया गया था तब कितने आर्टिकल थे, तो 395 395 आर्टिकल थे, इसमें अनुच्छेद थे। लेकिन अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो रिसेंटली कितने हैं, और एट टाइम टू टाइम ऐड होते गए, और कितने हो गए हैं? नियर अबाउट 448 448 अनुच्छेद हो गए हैं, आर्टिकल्स हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंडिया? ठीक है, इंडिया का पूछा लिटरेचर में। अर्जुन अवार्ड सभी को पता होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान, साहित्य के पढ़ने से ही तो ज्ञान आता है, तो ये किससे रिलेटेड है? साहित्य से। इसके अलावा कलिंग पुरस्कार के बारे में बताते हैं, साइंस के, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? कोच को। चलिए, नेक्स्ट है, वायुसेना की मध्य कमान कहां पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल कमांड ऑफ द एयर फोर्स इज लोकेटेड? वायुसेना की पूछी गई है, ये ध्यान रखिएगा, एयर फोर्स की पूछी गई है। तो वायुसेना की मध्य कमान कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स की क्या? प्रयागराज, शिमला, शिलोंग, पटना? तो स्टूडेंट, शिलोंग तो वैसे ही हट जाता है। शिलोंग कहाँ पर आता है? ईस्ट में आता है, मेघालय। शिमला या फिर प्रयागराज। अब यहाँ पर मध्य कमान की बात हो रही, तो मध्य कमान हो सकती है पटना में हो या प्रयागराज में हो। मध्य लगभग बीच में ही सिचुएटेड होते हैं ना, तो इस तरह से इनको याद करने का तरीका है। तो यहाँ से शिलोंग और शिमला तो हम हटा ही देते हैं, बचा प्रयागराज और पटना। ये दोनों सेंटर लगभग सेंटर में आते हैं। तो कहाँ पर होगी? यहाँ पर आपको मैं डायग्राम बता देती हूँ कहाँ पर स्थित है। तो टोटल कितनी कमांड होती है ये ध्यान रखिएगा। टोटल 7 कमांड होती है, 7 कमांड। आर्मी में भी 7 कमांड होती है, एयरफोर्स में भी 7 कमांड होती है, और नेवी में 3 कमांड होती है। ये पूछी जाती है कमांड कितनी कितनी होती है, तो ये याद रखिएगा। अब कहाँ पर सिचुएटेड है स्टूडेंट? ईस्टर्न कमांड यानी कि पूर्व
कमांड जो है वो ऑब्वियसली पूर्व वाले एरिया में होगी, तो पूर्व कहाँ पर हो सकता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में हो सकता है, वेस्ट बंगाल से लगा है मेघालय तो शिलोंग में है, इसको ऐसे याद आपको करना है। इसके अलावा वेस्टर्न एयर कमांड होती है जो कि न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ पर है स्टूडेंट, प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में, ये ध्यान रखिएगा। गांधीनगर साउथ वेस्टर्न कमांड है इसमें, और तिरुवनंतपुरम, ये भी आप याद कर सकते हो। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, साउथ में, तो साउथ कमांड कहाँ पर होगी, साउथ एयर कमांड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद बेंगलुरु में ट्रेनिंग कमांड है, और नागपुर में मेंटेनेंस कमांड है एयर फोर्स की। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो 7 कमांड है, 7 कमांड में कौन सी, नॉर्थ कमांड इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है सेंट्रल कमांड, प्रयागराज में। स्टूडेंट सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट और एएमसी के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन बैच चलाई जा रही है स्टूडेंट। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। अगर आप बिल्कुल सारे सब्जेक्ट को डीप में कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ पहली कमेंट में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी सोनू आर्मी एप्लीकेशन की। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। तीनों मीडियम के अगर पेपर आते हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल, तो आप इस बैच के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ बायलैंग्वेज मिल रहा है, ट्रिक्स के साथ, जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पर ट्रिक्स के साथ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि लंबे टाइम तक आप याद रख सको। जैसे कि जीके हो गया, जीके में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं पढ़कर, तो ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको उसको लंबे टाइम तक याद रखने में हेल्प रहेगी। और ये बैच जो है स्टूडेंट आपको आपके एग्जाम तक वैलिड रहने वाली है, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। पीडीएफ भी मिलेगी रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज भी इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करी गई है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना तो पढ़ाई करने के बाद बहुत ज़रूरी है ही। तो टेस्ट सीरीज मिलेगी, और प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर्स भी आपको यहाँ पर सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज कारगिल मेमोरियल डे सेलिब्रेटेड, तो कब मनाया जाता है स्टूडेंट, ये कारगिल मेमोरियल डे मनाया क्यों जाता है। कारगिल युद्ध हुआ था, कब हुआ था कारगिल युद्ध, 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, जिसमें हमारी जीत हुई थी, दैट मीन्स इंडिया की जीत हुई थी। और इसमें जो सैनिक शहीद हुए थे स्टूडेंट, उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, स्मृति दिवस मनाते हैं, जो कि हर साल कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। तो जिन्होंने आंसर बी टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, एक यूनाइटेड नेशंस की जो है एक संस्था है, जो कि क्या करती है, आर्थिक मदद करती है, और गरीबी से उन्मूलन के लिए, गरीब जो देश हैं उनके उन्मूलन के लिए उनको मदद करती है, हेल्प करती है ये, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में से बहुत सारी संस्थान थे जो अलग अलग क्षेत्रों पर काम करती है। तो आर्थिक क्षेत्र में कौन काम करती है, IMF। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है स्टूडेंट, तो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में सिचुएटेड है इसका हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो कर्क रेखा टोटल 8 स्टेट जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया। तो किस तरह से इसको याद करेंगे, तो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। गुरु राज माता के चरणों में झारखंड की जलेबी, वेस्ट बंगाल, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले, त्रिपुरा की पूरियां, त्रिपुरा की पूरियां, और मिजोरम के मोमोस। अर्पण है, दैट मीन्स उन्हें दिए गए हैं, प्रेजेंट किए गए हैं। तो स्टूडेंट ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप सारे जो स्टेट है कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पर गुरु से क्या होगा, गुजरात,
तो गुजरात है, जी हाँ। उसके बाद राज से रा से राजस्थान, वहां से भी होकर गुजरती है। माता के म से मध्य प्रदेश, वहां से भी होकर गुजरती है। चरणों 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 या चरणों दैट मीन्स छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। झारखंड की जलेबी दैट मीन्स झारखंड से होकर भी गुजरती है। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले, तो ये वेस्ट बंगाल से होकर भी गुजरती है। त्रिपुरा की पूरियां, तो त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है। और मिजोरम के मोमोज, तो मिजोरम से भी होकर गुजरती है। तो ये जो है टोटल 8 स्टेट है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसको याद करने की ट्रिक है। इसी तरह की ट्रिक मैंने आपको बैच में जीके पढ़ाते टाइम बहुत सारे टॉपिक में इंक्लूड करी है, जिससे आप इनको याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा? सभी के नाम इंक्लूड हो रहे हैं, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउ, जिनका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? बाय विच नेम अवर कंट्री मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? भारत है या इंडिया है? तो इंडिया भी है, भारत भी है, लेकिन अभी इंडिया से हटाकर भारत कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो संविधान में किस नाम से है हमारे देश का नाम? इंडिया एज वेल एज भारत, भारत और इंडिया दोनों नाम से है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सेक्शन केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो ज़रूरी नहीं कि सारे ही आपके करेक्ट हो, कुछ रॉन्ग भी हो सकता है। तो दूसरे टॉपिक जो दूसरे सब्जेक्ट है उनको भी ध्यान से करिएगा, उन पे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। तो चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक परमाणु के एम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या बताइए। तो द्रव्यमान संख्या दैट मीन्स मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट? तो मास नंबर का फॉर्मूला आप सभी को याद है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है, बेसिक चीज है ये। तो मास नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो मास नंबर मिल जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है। अब द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हमें प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। आप कहोगे कि मैडम इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या के कहाँ होती है? वो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये रॉन्ग, ये फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है? नॉर्मल कंडीशन, जब एलिमेंट क्या है? न्यूट्रल है, उसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही लिया है, उस कंडीशन में आप ये भी लिख सकते हो, ये भी वैलिड है। यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दे दिए, ले लिए, सिर्फ इन्होंने बोला है कि एम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और किसकी? न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन तो इन्होंने दे दिए हैं स्टूडेंट, कितना है? 18 न्यूट्रॉन है, 18 न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम? इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ क्या कहा इन्होंने कि एम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एम कोश का मतलब ये है, इससे पहले क्या था? के एल, और उसके बाद क्या आता है? एम कोश आता है। और मैंने बताया कि मैक्सिमम एक शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला है बोहर रूल से, वो 2n² होता है। तो के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 2 और ये 3। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 4, 4 2 8। और एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं, इन्होंने दे ही दिया है कि 7 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप निकाल लोगे, कितने होंगे? 8 और 2 10 और 17। तो यहाँ आ गए आपके ये क्या? इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर न्यूट्रॉन क्वेश्चन में दिया ही दिया है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? मास नंबर, जो कि क्या निकलेगा? 17 प्लस 18, जो कि कितना होगा? 35 है ना, 35। तो कितने आएंगे? मास नंबर की वैल्यू कितनी आएगी? 35 आएगी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो इस तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें स्टूडेंट कभी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या देते हैं, लेकिन यहाँ पर शेल कोश जो है, कोश में भी पूछा जा सकता है। तो कोश का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, निकलती है। रिएक्शन होने से ऊष्मा हमें मिलती है, उस रिएक्शन को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
आपको मैं बता दूं कि कंबशन यानी कि दहन की अभिक्रियाएं जितनी भी होती है, रिएक्शंस होती हैं, उन वो सभी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, प्लस हीट भी निकलती है। ये क्या है, कंबशन दहन की रिएक्शन है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी है, ये भी दहन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये भी कंबशन की रिएक्शन है ऑफ द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया। ये भी किस कैटेगरी में आएगी, ऊष्माक्षेपी। ये रिएक्शन याद कर लीजिए, कॉपर सल्फेट जब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बना लेता है, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, इसमें भी हीट निकलेगी। तो ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कौन कौन सी है, ऑल ऑफ द अबव, सभी। तो जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र के द्वारा दी जाती है। अभी मैंने आपको बताया क्या था वो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल। शेल जैसे कि के, एल, एम, एन, दीज आर दी शेल। ये क्या है, शेल है, कोश है। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आप होते हैं मैक्सिमम, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है, 2 इंटू एन की पावर 2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, पदार्थ का सरलतम रूप क्या है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। अब यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो जाता है। अब मैं एलिमेंट पे टिक करूँ, मॉलिक्यूल पे टिक करूँ या एटम पे टिक करूँ, तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर पदार्थ की पूछिए, पदार्थ क्या होता है, पानी, हवा, आग, ये क्या है, मैटर, दीज आर दी मैटर, ये पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ की अगर आपसे स्मॉलेस्ट या सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात हो रही, तो वो क्या होगी, तत्व होगी। पानी एक पदार्थ है, तो पदार्थ की सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें क्या है, इसके एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जिनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो पदार्थ की पूछी जाए तो आपको एलिमेंट पर टिक करना है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बता दूं, अगर पूछा जाए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि तत्व की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप पूछा जाए तो वो क्या होता है स्टूडेंट, एटम। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट जो इजी हो लेकिन कंफ्यूज हो, जिनके दो एक से ज़्यादा आंसर होने के चांसेस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है एक। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखलाएं क्या कहलाती है, व्हाट आर लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स आर नोन एज। तो कार्बन 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 जुड़ते जुड़ते लंबी श्रृंखला बना लेते, क्या कहते हैं इसे, पॉलीमर्स। हाइड्रोकार्बन नहीं कहते, हाइड्रोकार्बन तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बन का कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन बनती है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट है, एक शुद्ध पदार्थ ही हो सकता है, अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, क्या कंपाउंड हो सकता है या एलिमेंट हो सकता है, सब टिक कर देंगे, एलिमेंट होता है सबसे शुद्धतम पदार्थ। तो एलिमेंट नहीं, कंपाउंड भी शुद्ध पदार्थ ही होता है। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो इसमें एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि H2O ये कंपाउंड है। अब इसमें मिक्सचर क्या है, ये शुद्ध ही तो है, ये एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसमें और कोई तो मिक्सचर है नहीं और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। तो कंपाउंड भी क्या होते हैं, शुद्ध ही होते हैं। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म पूछी जाए तो वो एलिमेंट आप बोल सकते हो, शुद्धतम रूप स्मॉलेस्ट फॉर्म एलिमेंट। बाकी शुद्ध पदार्थ हो सकता है पूछा ना, पॉसिबिलिटी पूछिए, तो तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी। तो इट कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड, बोथ आर दी प्योर सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, ये भी बहुत बार हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये यूज किया जाता है आग बुझाने वाले यंत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस बंध का आयनिक चरित्र सबसे बड़ा है, विच बॉन्ड हैज द ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक चरित्र सबसे बड़ा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आयनिक कैरेक्टर यानी कि आयनिक चरित्र किसके ऊपर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, इन सभी में हाइड्रोजन और फ्लोरीन की, इस बॉन्ड के बीच में सबसे ज़्यादा आयनिक चरित्र, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, किसकी हानि से तटस्थ परमाणुओं में धनात्मक आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन आर फॉर्म फ्रॉम द नेचुरल एटम बाय लॉस ऑफ। तो नेचुरल एटम से इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते हैं और आ भी जाते हैं, तो चले जाते हैं दैट मीन्स प्लस चार्ज लग जाता है ना, दे दिया उसने, मतलब
धनी है वो, इसलिए उसने दिया है। और ये ऋणी ले लिया तो ऋणी हो गया है वो, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसको देना है वापस, इसने लिया है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन किसके कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन के देने से, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और गेनिंग इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज आ जाना, नेगेटिव आयन हो जाना। चलिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का गुण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो प्रॉपर्टी लो डेंसिटी, क्या पानी का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व तो ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कम विशिष्ट ऊष्मा होती है पानी की, स्पेसिफिक हीट तो बहुत ज़्यादा होती है, ये भी रॉन्ग है। वाष्पीकरण की कम गर्मी, लो हीट ऑफ वेपोरेशन, ये भी ज़्यादा होती है, ये भी रॉन्ग है। तो सारे ही गलत हैं, जस्ट अपोजिट होता है। हाई डेंसिटी होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है पानी की, ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज है वाटर की, सिलेबस में मेंशन किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर एंड वाटर, तो ये प्रॉपर्टी से ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ द केमिकल्स। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सभी को पता होगा, इसे कहा जाता है रसायन का राजा। इसकी हेल्प से आप दूसरे एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये भी बना सकते हो। ये रसायनों का राजा या फिर अम्ल का राजा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, 5 और 10 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो किसके बने होते हैं, रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज कॉइन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, किसके बने होते हैं स्टूडेंट, ये तांबा और निकल की मिश्र धातु, कॉपर एंड निकल अलॉय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एलपीजी सिलेंडर लीक होने पर हमें जो गंध आती है वह किसकी उपस्थिति के कारण होती है, द स्मेल दैट वी गेट व्हेन एलपीजी सिलेंडर लीक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो एलपीजी के अंदर जो गैस भरी होती है उसमें कोई स्मेल नहीं होती, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी लीक होती तो हमें स्मेल आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसमें क्या भरा जाता है, क्या उपस्थित होता है, भरा जाता है उसको गैस के साथ। वो क्या होता है स्टूडेंट, क्या कहा जाता है उसे, एथिल मर कैप्टन, एथिल मर कैप्टन, ये होता है एलपीजी के सिलेंडर में। अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, तो इससे आप आंसर देने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, C2H6S। अब आप कहोगे मैडम ऑप्शन में तो एथिल मर कैप्टन का कहीं का नाम ही नहीं है, अब क्या करें, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, सल्फर है। तो ये क्या है, सल्फर का एक कंपाउंड है, तो सल्फर का यौगिक मिलाया जाता है एथिल मर कैप्टन, और उसका फॉर्मूला भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। स्टेट चेंज हमेशा फिजिकल चेंज होता है, ठोसों का द्रवों में पिघलना, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, फेस चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस इनटू लिक्विड, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। पदार्थों का किण्वन, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस क्या है, ये किण्वन की प्रक्रिया जो कि एक केमिकल प्रोसेस होती है, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है। द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण ऑल्सो फिजिकल चेंज है। तो राइट आंसर क्या हुआ, जनरल ऑप्शन सी टिक है, बिल्कुल करेक्ट। भौतिक रासायनिक परिवर्तन का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है और इजी भी टॉपिक है ये। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो कौन सा नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बायोमास ऊर्जा स्रोत है वो क्या होता है। तो बायोमास ऊर्जा स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है बायोमास ऊर्जा स्रोत, यानी बायोमास एनर्जी सोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। लकड़ी पौधे से मिलती है। एथेनॉल प्लांट से मिलता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारा पार्ट इसका हम प्लांट से ले सकते हैं, तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, बायोमास। गाय का गोबर एनिमल से मिलता है, तो ये भी बायोमास एनर्जी सोर्स है। परमाणु ऊर्जा केमिकल से हमें मिलती है, तो ये क्या होगी, इट्स नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स, बायोमास ऊर्जा स्रोत नहीं है, क्योंकि ये हमें पौधे और जंतु से नहीं मिलता है, केमिकल प्रोसेस से मिलता है। चलिए, नेक्स्ट है, बायोलॉजी का सेक्शन है स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर किस तरह का होता है स्टूडेंट, किस तरह की होती है, सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सेमी परमेबल होती है, अर्धपारगम्य, मतलब ये मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स को आने नहीं देती है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ही आने देती है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, रोक देती है, उसे कहा जाता है सेमी परमेबल।
चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी भी हमारे इस टेस्ट को दे रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आप लोगों को लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा उतना ही हमें अप्रिशिएशन मिलेगा, उतना ही हम आप लोगों की मदद करने के लिए अग्रसर होंगे, तो लाइक करना ना भूले। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है, कोलेस्ट्रॉल इज अब्सेंट, किसमें नहीं पाया जाता है स्टूडेंट? कोलेस्ट्रॉल ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली में नहीं पाया जाता है। छाछ, मक्खन, आइसक्रीम सभी में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% कहाँ पर होता है? तो मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन जो होता है डाइजेशन की प्रोसेस में, पाचन की क्रिया में बहुत ज़्यादा जो अवशोषण हो जाता है वो कहाँ पर होता है स्टूडेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ये बहुत कॉमन है, डाइजेशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द येलो कलर ऑफ यूरिन इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का, उत्सर्जी तंत्र का। तो किसके कारण होता है पीला रंग स्टूडेंट? यूरोक्रोम के कारण, ध्यान रखिएगा ये नाम। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बाय हु रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, नियमित करता है, नियंत्रित करता है? तो कौन है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस। जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फूल वाले पौधों के बीज किससे बने होते हैं? जो बीज बने होते हैं फूल वाले फ्लावरिंग प्लांट के जो सीड्स हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है? क्या ओवरी और ओवरी बॉल पाई जाती है उनमें, या फिर एम्ब्रायो, फूड रिजर्व एंड सीड कोट पाया जाता है, या फिर बीज पत्र पाए जाते हैं, या फिर युग्मनज जाइगोट्स पाए जाते हैं? तो किससे बने होते हैं बीज? पौधों के, फूल वाले पौधों के। तो स्टूडेंट उनमें भ्रूण होता है, फूड रिजर्व्स होते हैं, खाद्य भंडारण होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और सीड कोट होता है उसको मजबूती प्रोवाइड करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण काला ज्वर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक फीवर। तो ब्लैक फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है स्टूडेंट? लिशमैनिया। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेगिस्तान की गर्म एवं शुष्क जलवायु में रहने वाले पौधे कहलाते हैं? प्लांट्स दैट लिव इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट आर नोन एज, क्या उन्हें ज़ेरोफाइट्स कहते हैं? अधिपादप, अधिपादप वो पौधे होते हैं जो एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा अगर परजीवी बनकर या उसका सहारा लेकर रहता है सपोर्ट के लिए तो उसे अधिपादप कहा जाता है। मरुद्भिद, मरुस्थली पौधे, शुष्क, रेगिस्तान, ड्राई एरिया में पाए जाने वाले, ये पानी में पाए जाने वाले। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है? वेयर डज ग्लूकोज गेट डीकम्पोज्ड इनटू पायरुवेट ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन? एनर्जी प्रोडक्शन तो सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में टिक नहीं कर देना है। ग्लूकोज में, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होने से पहले जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में टूट जाता है, विघटन उसका हो जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से पहले हो जाता है। और ये कहाँ पर होता है स्टूडेंट? तो जिन्होंने आंसर टिक किया है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ये अनएरोबिक अनऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी हमारी बनती है सेल में, ध्यान रखिएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के रख रखाव का महत्व निम्नलिखित में निहित है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम मेंटेनेंस लाइज इन, कहाँ पर, किस पर निर्भर करता है इकोसिस्टम का मेंटेनेंस? तो स्टूडेंट साइक्लिंग ऑफ मटेरियल पर भी निर्भर करता है, और फूड फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्रण, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है क्या? पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का मेंटेनेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लोमेरुलर निस्यंद द्वारा मूत्र में रूपांतरण के दौरान अपनाए गए मार्ग, दैट मीन्स यूरिन प्रोडक्शन का जो रास्ता है हमारे किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। ग्लोमेरुलर में आता है हमारा यूरिन और फिल्टर होता है, पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है जो कि कहाँ पर है? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का पार्ट है पूरा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर बता पाओगे। तो कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती वो आपको यहाँ पर
आंसर बताना है। तो चलिए सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, कौन कौन सा ऑप्शन है, क्या बोमल कैप्सूल ग्लोमेरुल में जाता है, तो क्या सीक्वेंस होगी। तो स्टूडेंट आपको मैं इसका एक डायग्राम अच्छे से बता देती हूँ जिससे आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। तो यहाँ पर आपको मैं सीक्वेंस बताती हूँ यूरिन प्रोडक्शन की। ये जो डायग्राम है किसका है स्टूडेंट, हमारे नेफ्रॉन्स, जो कि क्या है, हमारी किडनी की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है जिसे नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह से यूरिन हमारा प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या कहाँ आता है, ये जो पार्ट है जहाँ पर आती है यूरिन, इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसे बोमन कैप्सूल कहते हैं, हिंदी में भी इसे बोमन कैप्सूल ही कहते हैं और इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस में आता है, उसके बाद बोमन कैप्सूल में जाता है। बोमन कैप्सूल के बाद ये जो न्यू ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहा जाता है। ट्यूब होती है जिसमें यहाँ से हमारे जो यूरिन का प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, अवशोषण होना वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का, आयंस का, वो यहाँ से शुरू हो जाती है। प्रॉक्सिमल दैट मीन्स समीपस्थ नलिका इसे कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, समीपस्थ नलिका कहा जाता है। उसके बाद ये कहाँ आता है स्टूडेंट, ये आपको यू जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से जो यू स्ट्रक्चर होता है इसे लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप कहा जाता है। हिंदी में भी इसे हेनले ही कहते हैं, इंग्लिश में भी हेनले ही कहते हैं। यहाँ जाता है तो सीक्वेंस क्या हो गई, ग्लोमेरुलस, उसके बाद बोमन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल को पीसीटी कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद कहाँ आता है, डीसीटी, इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा डीसीटी, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में जाता है। और एट लास्ट में कहाँ पर आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट, सीटी बोल सकते हैं आप, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें आ जाता है। तो ये पूरी सीक्वेंस है यूरिन प्रोडक्शन की नेफ्रॉन के अंदर। तो कौन कौन सी सीक्वेंस है, किस किस के पास जाता है, उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, आप अपने ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले कहाँ गया था, ग्लोमेरुल, उसके बाद बोमन कैप्सूल यहाँ पर भी है, उसके बाद पीसीटी में गया था, ठीक है ये भी करेक्ट है। उसके बाद हेनले लूप में जाता है, फिर उसके बाद क्या डीसीटी में जाता है और कलेक्टिंग डक्ट में। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। तो जिन्होंने ऑप्शन बी को टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बैच की बारे में बता दूं कि आपको बैच कहाँ पर मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन बैच नहीं मिल पाती। तो आपको बैच मिलेगी पेड कोर्सेज के अंतर्गत, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की 2 बैच है। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं तो नर्सिंग असिस्टेंट की बैच आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच में जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो तो आपको मिलेगी, और जो अभी आने वाली क्लासेस हैं एग्जाम के पहले आपका जो ये क्लासेस हैं कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी जो जितनी क्लासेस है वो तो मिलेगी, साथ में जो आने वाली क्लासेस है वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन क्लास आने का मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जाकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई विशेष श्वसन अंग नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो श्वसन अंग किसमें नहीं होता है, टेडपोल में लंग्स भी पाए जाते हैं और गिल्स भी पाए जाते हैं, मॉस्किटो में भी होते हैं, इसमें भी होता है, एम्फियोक्सस में भी। लेकिन जो केचुआ है, अब एम्फियोक्सस नहीं भी पता हो तो केचुए के बारे में तो पता ही होगा। ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू करता है, हमारी त्वचा के थ्रू, उसकी त्वचा के थ्रू, हमारी नहीं, उसकी त्वचा के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, केचुआ। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होता है, स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है त्वचा के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ सेल दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आईज। तो कितने साइज का हम देख सकते हैं स्टूडेंट, 100 माइक्रोन्स का। चलिए बहुत कॉमन है, एक बार कर भी चुके हैं क्वेश्चन हम। नेक्स्ट है सबसे बड़ा एक कोशिकी जीव, द लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसके डायटम है, एसिटेबुलेरिया है, डायटम है, एसिटेबुलेरिया है, एसिटोबैक्टर है, अमीबा है। तो कौन सा है, यूनिसेल्युलर, लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है, जो कि ज्यादा समुद्री पार्ट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती हैं, व्हाट आर द सेल्स ऑफ पेनक्रियास विच प्रोड्यूस इंसुलिन इज नोन एज, क्या कहा जाता है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है, पेनक्रियास का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ये कहा जाता है, इसका नाम है।
यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जिसमें बीटा सेल्स की बात करें, जैसे ये बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो बीटा सेल्स होती है वो किसका काम करती है, क्या स्रावित करती है, प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने का काम करती है पेनक्रियास के अंदर। और पेनक्रियास के अंदर किस पार्ट के अंदर, आइलेट्स ऑफ हैंगर लेंस इसे कहा जाता है। आइलेट्स भी आप इसे बोल सकते हैं। ये पेनक्रियास का ही पार्ट होता है जहां पर किसका, इंसुलिन का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट फिजिक्स का। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इमेज डू कॉनकेव लेंसेज ऑलवेज फॉर्म। क्या ये वास्तविक रियल इमेज बनाते हैं, वर्चुअल बनाते हैं, या फिर वस्तु की विशेषता के अनुरूप, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इमेज, या फिर इन्वर्टेड इमेज। तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा, अवतल लेंस हमेशा सीधी, आभासी और छोटी इमेज बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इन वर्चुअल इमेज बनाते हैं। अभी हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो कॉनकेव लेंसेज है, मेरा नहीं लेंसेज की बात करी, वो किस टाइप की इमेज बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तब क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। द्रव्यमान क्या है, m, और भार क्या होता है, mg। अब जो हमारा वेट है, हाँ, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, g के ऊपर। और पृथ्वी पर g का मान अलग होता है, चंद्रमा पर अलग होता है। तो g का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वीकरण त्वरण का कितना, 1/6 होता है, यानी कि क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए जो वेट है चंद्रमा पर वो कम हो जाएगा। तो किस में चेंज होता है, मास, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं, वो सेम रहता है। भार यानी कि mg, वेट जिसे कहा जाता है, वो बदल जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है हमारा वजन, भार। इसीलिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है पृथ्वी की तुलना में, इसलिए भार में परिवर्तन आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। वेट चेंजेस बट मासेस रिमेन द सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट एक और बात बता दूं क्वेश्चन करने से पहले आपको, कि सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर आप लोगों को वीकली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है जो बिल्कुल फ्री है। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है स्टूडेंट। तो वीकली टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कर सकते हैं उसके माध्यम से कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हो आपने तो डाउनलोड कर लीजिए और वीकली टेस्ट पेपर हम सॉल्व कर ही लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों हो जाता है। वाई इज इजियर टू ब्रस्ट गैस फिल्ड विद गैस बलून फिल्ड विद गैस विद अ नीडल देन विद द हेल्प ऑफ नेल्स। तो नाखून से फोड़ोगे उस कंपैरिजन में सुई से फोड़ना ज़्यादा आसान हो जाता है गुब्बारे को, बलून को। क्यों, क्योंकि हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो हम रट लेते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है वो अब मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट सुई आप देखोगे तो उसकी बहुत टिप होती है, बहुत शार्प होती है, एरिया बहुत कम होता है। तो यहाँ एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विक्रमानुपाती है। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा जोर से लगेगा। तो सुई का एरिया बहुत कम होता है टिप का, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा लगता है। और नाखून को अगर देखोगे थोड़ा चौड़ा होता है, इसका एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेशर कम लग पाता है। इसीलिए सुई से गुब्बारा फोड़ना नाखून के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, आसानी से फट जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है ये कारण है? नहीं। नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालता है? नहीं, सुई ज्यादा दबाव डालती है क्योंकि उसका एरिया कम होता है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, इसलिए फूटना आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज क्या होती है। तो त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स क्या है, दूरी, जो मीटर में होती है, टाइम सेकंड में होता है। तो वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन की क्या होगी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और टाइम की भी सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इस तरह से यूनिट निकालना आना चाहिए। फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, भूल भी जाओ तो। यूनिट रटिएगा नहीं, यूनिट निकालना सीखना है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। नेक्स्ट है, यदि एक पिंड का संवेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। और मोमेंटम क्या होता है, m × v। अब यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, मास एंड वेलोसिटी, ये होता है
मोमेंटम यानी संवेग का फॉर्मूला, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पर मोमेंटम का स्क्वायर करते हैं दोनों साइड इस तरह से, तो मोमेंटम का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, mv का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2, और अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि मैंने ये और ये कैंसिल होकर फिर mv स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी, दोनों एक साथ करना। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, 1/2 ये हो जाएगा mv का होल स्क्वायर डिवाइड में m, और mv का होल स्क्वायर क्या होता है, p। तो यहाँ से हमने रिलेशन बना लिया p डिवाइड बाई 2m। ये कभी कभी आपको डायरेक्ट लिखा हुआ कहीं पर मिलेगा, ये किस तरह से आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या फर्क पड़ेगा ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट, स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी मैंने के ही मान ली, जो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर ये पी स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा पी नहीं है, क्योंकि पी क्या होता है, एम भी होता है, और ये एम भी स्क्वायर तो पी स्क्वायर आएगा, तो होगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब यहाँ बोल रहा है संवेग को दुगना करता है, तो दुगना कर दिया, चलिए संवेग को स्क्वायर तो दोनों में लगेगा ही लगेगा, ये 2m हो जाए, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी का डैश कितना आएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4p स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो के डैश की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, 4 ऑफ के, तो कितना हो गया उसका 4 गुना हो गया। तो राइट आंसर क्या है, 4 टाइम्स। ऑप्शन डी जिन्होंने टिक किया बिल्कुल करेक्ट। कैलकुलेशन ये करना होगा आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, संवेग का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, मैथ्स का। मैथ्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 10, 15 और 201 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इन 3 नंबरों से डिवाइड हो जाती है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है बैच के अंदर। वो क्या थी कि जो 4 अंकों की, जितने भी n नंबर की जो संख्या है, कितनी 4 अंकों की बोली, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 लिख दिया, सबसे बड़ी संख्या होती है। इसमें से आपको रिमाइंडर को माइनस कर देना है, ये थी ट्रिक। अब यहाँ पर रिमाइंडर कैसे मिलेगा, वो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो वो ही हम करते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है, तो आपको HCF नहीं निकालना है। ये जो नंबर दिए हैं 10, 15 और 20, यहाँ पर 201 नहीं, ये मिस प्रिंट है, ये 20 है, ठीक है। तो इन तीनों नंबरों को आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, LCM निकालना। तो LCM किसे निकालेंगे हम, 2 से, 2 5 जा 10, 15 डिवाइड होगा 2 10 जा 20। अब ये होगा किससे, 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 3 से। अब ये मिनिमम नंबर यहाँ पर 2 ऐसे होना चाहिए कि जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, तो 3 भी और 2 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो हमारा LCM क्या निकलेगा, यहाँ से LCM निकलेगा 2 5 जा 10 और ये 3 2 जा 6, दैट मीन्स 60। ये निकल गया हमारा LCM। LCM निकल जाने के बाद क्या करना है, जितने नंबर की भी आपको संख्या सबसे बड़ी वाली दे रखी है, जैसे यहाँ कर 4 9 दे रखा है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 60 से। तो जो आपको रिमाइंडर मिलेगा उसको इस नंबर से माइनस कर दीजिए, तो वो जो नंबर पूछा है वो आ जाएगा। तो यही मेथड है, इसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो 61 जा 60, 62 जा 120 हो जाएगा, जो कि 99 से बड़ा। तो ये हो जाएगा 9 और ये 39। फिर अगेन कितनी बार जाएगा, 6 6 36 होता है, तो 6 टाइम पे 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 360। ये 9 3, तो रिमाइंडर कितना बचा, 39। अब ये नंबर जो दिया है स्टूडेंट, इसमें से आपको 39 को माइनस कर दो, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, माइनस करेंगे 990, 9 में से 3 गया 6, फिर 99 9960, 9960। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मेथड आपको याद रखनी है, मेथड आपको याद रखनी है स्टूडेंट, मेथड बहुत ज़रूरी है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के 2 क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करवाए थे, जिसमें कि रिमाइंडर बचता है और जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता। ये क्वेश्चन वो था जिसमें एग्जैक्टली डिविजिबल हो रही, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जिसमें रिमाइंडर बच रहा है उसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होगा, वो ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ HCF LCM की क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी साइकिल पर सवार होकर 25 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड और जो है बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है। तो मेन इज राइटिंग बाइसिकल कवर 150 मीटर 25 सेकंड में, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो 150/25 और ये हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है
किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा स्टूडेंट, 18 डिवाइड बाई 5, इसमें नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। 18 डिवाइड बाई 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड कन्वर्ट होगा। ये याद कर लीजिएगा। और इसको किस तरह से याद किया जाता है वो भी मैं आपको बीच में बता चुकी हूँ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की क्लास में। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी जो एस की वैल्यू आएगी इतनी 150, 25, ये हो जाएगा 18 और ये 15। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 6 इंटू 18 डिवाइड बाई 5। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कितना आएगा 18 6 ज़ा कितना होता है 20 तक टेबल करने का मैं याद करने का आपको हमेशा बताती हूँ। तो कितना होगा 18 छंकी 108 डिवाइड बाई 5, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 6 ज़ा 30, 21.6 किलोमीटर पर। और ये हो गई कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है ये एक तरह से, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन है डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन यहाँ मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कन्वर्ट करना। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन बी जिनका है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 और 50 के बीच सभी संख्याएं जो कि 5 से विभाजित हो जाती है उनका औसत बताइए। द एवरेज ऑफ द ऑल द नंबर बिटवीन 6 एंड 50 विच आर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड हो जाती है जो, तो 6 तो होगी नहीं। चलिए कौन कौन सी होती है 10, 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा 5, 5 का टेबल ही बोल लीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 को 20, 5 25, 5 6 30, 5 9 7 35, 5 9 8 40, 5 9 45 और 50। इनके बीच का बोला है ना कि इनको इंक्लूड करना, तो इनको तो छोड़ ही देंगे। तो इतने नंबर है, कितने नंबर है इन सभी को जोड़ दीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर को जोड़ देना और कितने नंबर है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये निकल जाएगा एवरेज। चलिए तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 5 10 15 20, 0 कैरी 2, 4 4 8, 8 और 2 10, 16 17 18 19 20 21 और 22, 220 डिवाइड बाय 8। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 दूना 16, 8 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 से 8 5 जा 40, 8 पंजे 40, 8 7 जा 56 और पॉइंट लगाएंगे 8 पंजे 40, 27.5 आएगा क्या एवरेज। तो राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घन की सतह का क्षेत्रफल जिसका किनारा 3 सेंटीमीटर के बराबर है, घन का सतह क्षेत्रफल दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज एज इज 3 सेंटीमीटर। एज मतलब ए की वैल्यू देके रखिए 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है यानी कि सतह के क्षेत्रफल का वो कितना होता है 6a स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू देके रखिए, ए क्या एज देके रखिए, एज सभी इक्वल होती है क्यूब में, पूरी क्यूब इस तरह से अगर हम बनाएं तो इसकी जितनी भी एज होती हैं भुजाएं होती हैं सभी क्या होती है समान होती है। तो हमने मान ली ए है, वो वैल्यू देके रखी 3, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 3 3 जा 9, 54 सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब हम 3 सिक्के फेंकते हैं तो कुल परिणाम क्या होंगे। व्हाट आर द टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 3 कॉइन्स। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है स्टूडेंट कि कॉइन्स अगर फेंके जाते हैं तो जितने ज़्यादा कॉइन्स आप लेते जाओगे 1 2 3 4 तो टोटल कितने आउटकम होंगी। देखो एक लेंगे तो 2 होती है, हेड आता है टेल आता है। एक लेते हैं, एक सिक्का अगर लिया तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 आउटकम होती है। दूसरा अगर लोगे आप, एक और ले लोगे तो उसमें भी 2 होगी। तीसरा अगर लोगे तो उसमें भी 2 होगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आया टोटल। ये तो कंसेप्ट बताया कि किस तरह से आते हैं, लेकिन टोटल आउटकम का फॉर्मूला अगर यहाँ तो 3 सिक्के तो हम जोड़ जोड़ के कर लेते हैं, अगर बहुत सारे सिक्के देंगे तो क्या करोगे, तो 2 की पावर n करना है आपको। ये है टोटल आउटकम ऑफ दी कॉइन्स। सिक्के को उछालने की कुल परिणामों की संख्या किस तरह से निकाली जाती है, 2 की पावर n करना है। यहाँ पर n क्या है, सिक्कों की संख्या, तो 2 की पावर कितने 3 सिक्के हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितने आ गए टोटल आउटकम 8। याद रख लीजिएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। तो स्टूडेंट ये था हमारा कंप्लीट 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर। तो स्टूडेंट सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री वीकली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जिसको देकर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी हो चुकी है। तो जो टेस्ट सीरीज पहले से प्रोवाइड कर दी गई है वो भी आपको मिलेगी, और जो आने वाली टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम हर हफ्ते। तो वीकली टेस्ट सीरीज देना ना भूले। इसके अलावा आपको अगर ये बैच परचेस करना है डिस्काउंट में तो आपको कूपन
कूपन कोड यूज़ करना होगा 597 NA597 कूपन कोड यूज़ करिएगा, जिससे आपको बेच है डिस्काउंट में आप परचेस कर पाएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। तो स्टूडेंट अगर सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर, कंप्लीट पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।